नमस्कार। आप सभी का मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम अब एक नई पद्धति से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। वो नई पद्धति ये है कि हम अब पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी विज्ञान की और गणित यानी मैथ्स की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो मूलभूत जानकारियां हैं, जिन्हें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से जानते हैं, अब हम पहले उनका अध्ययन कर रहे हैं। जब हमें एक जानकारी होना चाहिए कि मकान वही मजबूत होगा जिसकी नींव मजबूत होगी, तो हम अभी नींव के पत्थरों को पढ़ रहे हैं। हम अभी नींव के पत्थरों का अध्यापन कर रहे हैं। मतलब फिजिक्स में क्या क्या चीजें, केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें, मैथ्स में क्या क्या चीजें शुरुआत की होती है। मकान बनाने की शुरुआत नींव से करते हैं। नींव खोद के उसमें पत्थर लगाते हैं। नींव भरने के बाद उसके बाद पिलर खड़े करते हैं और मकान की दीवारें और छत डालते हैं। तो अभी हम मकान की नींव भरने जैसा कार्य कर रहे हैं। का मतलब हम अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोल रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में जितनी भी मूलभूत जानकारियां जिनका कि हमको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी में खेल खेल में और मिडिल में आसान शब्दों में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब ये हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंचते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी कठिनाई पैदा करती हैं। तो हम जिन न्यू यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स का अवलोकन, अध्ययन, परीक्षण, निरीक्षण कर रहे हैं, उसमें आज की विषय वस्तु में हमने सम्मिलित किया है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी को। विद्युत के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तीसरी कक्षा में बोल दिया कि बंद परिपथ, खुला परिपथ क्या होता है, तीसरी कक्षा में भी था। और आप सोचिए यही बंद परिपथ, खुला परिपथ एमएससी में भी है। यही इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में, बाकी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं जिनसे कि फिजिक्स की बिल्डिंग, केमिस्ट्री की बिल्डिंग और मैथ्स की बिल्डिंग खड़ी होना है। हम उनके नींव के पत्थरों का अध्ययन कर रहे हैं। आज की विषय वस्तु विद्युत के बारे में सुनेंगे आप। सबसे पहले तो सुनिए आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। प्रोटॉन, जिसकी खोज गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, उसने बताया कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। फिर दूसरा जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो ऐसे धनात्मक और ऋणात्मक कणों को धन आवेश, ऋण आवेश में बांटा गया। फिर और भी प्रयोग किए गए। घर्षण विद्युत, फलालेन के कपड़े से, फलालेन का कपड़ा लिया, रेशम का कपड़ा लिया, कांच की छड़ या एबोनाइट की छड़ को रगड़ा गया तो घर्षण से भी विद्युत उत्पन्न हुई। जैसे मान लीजिए कांच की छड़ को आपने फलालेन के कपड़े से रगड़ा, ठीक है ना, तो कांच की छड़ पर अलग आवेश आएगा, फलालेन की छड़ पर अलग आवेश आएगा। मूल सिद्धांत समझिएगा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में पहुंच जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो धनात्मक हो जाती है और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो ऋणात्मक हो जाती है। यानी अपने आप वो वस्तुएं धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी परमाणु में नाभिक हमेशा बीच में होता है, तो बीच में से प्रोटॉन निकल के दूसरी जगह कभी नहीं जाएंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि परमाणु में कक्षाओं, नाभिक बीच में होता है और बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिर्फ कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी किसी भी अवस्था में हो, वो आवेशों का जब भी वितरण होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। या तो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे या इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। तो जब हम फलालेन के कपड़े से या रेशम के कपड़े से एबोनाइट या कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो इससे जो आवेश उत्पन्न होता है उसको घर्षण विद्युत कहते हैं। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकले उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब उस पर धन आवेश आ गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गए उसमें ऋण आवेश की वृद्धि हो गई, मतलब वो ऋण आवेशित हो गया। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश, सामान्य। अब आवेश क्या होता है, एक
दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और हमने इसके पूर्व के कई पीरियडों में बता चुके हैं, जब भी आपको किसी भी चीज की दर निकालना हो, समय से भाग दे दो, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश बटे समय बराबर होता है धारा। धारा बराबर आवेश बटे समय। धारा को I से, आवेश को Q से, समय को T से प्रदर्शित करते हैं। T का T गुणा किया तो I का T में गुणा IT बराबर Q। धारा का मात्रक एम्पियर, धारा को एम्पियर में बोलते हैं। शक्कर में ले जाते होते ना, 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, 100 ग्राम दे दो, वैसे अपन धारा को बोलते हैं एम्पियर में, मिली एम्पियर में, है ना। तो धारा का मात्रक एम्पियर है। आवेश यानी कूलाम, आवेश का मात्रक है कूलाम, स्थैत कूलाम, एव कूलाम। तो अभी तो आप कूलाम भर समझे। तो 2 कूलाम का आवेश दिया, 4 कूलाम का आवेश दिया, तो वो होता है आवेश। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो विद्युत आवेश हो गया धारा। अब धारा के प्रकार, धारा 2 प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्च धारा। अल्टरनेट करंट AC और डायरेक्ट करंट DC। हाँ, तो मैं एक चीज बताना भूल गया, जानकारी दे दूं कि अपन जो ये नई तकनीक से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन डायरेक्ट क्लास पढ़ रहे हैं जो हम, इसमें स्क्रीनशॉट खींचने की व्यवस्था नहीं है। आपको तो सीधा सीधा पढ़ाया जा रहा है, आपको ध्यान से उसको सुनना है, एक एक बिंदु को अपने हिसाब से नोट करना है। तो ध्यान देंगे, धारा 2 प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्च धारा, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। जो धारा दोनों दिशाओं में बहती है, ये जो धारा दोनों दिशाओं में बहती है वो प्रत्यावर्ती धारा, जो धारा एक ही दिशा में बहती है वो डिस्च धारा कहलाती है। एक और अंतर, प्रत्यावर्ती धारा का ये वाला भाग मिलता है, ये वाला भाग नहीं मिलता, ये वाला भाग मिलता है, ये वाला भाग नहीं मिलता। ये सेकंड के 1000वें सेकंड में होता है, सेकंड के 1000वें भाग में ऐसा होता है। तो मतलब ये धारा का ये वाला भाग मिला, ये नहीं मिला, ये मिला, ये नहीं मिला, फिर मिला, फिर नहीं मिला, यानी प्रत्यावर्ती धारा रुक रुक कर बहती है, वही फिर रुक गई, फिर वही फिर रुक गई, फिर वही फिर रुक गई। तो वह धारा जो दोनों दिशाओं में बहती है, या वह धारा जो रुक रुक कर प्रवाहित होती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और वह धारा जो लगातार प्रवाहित होती है उसे हम डिस्च धारा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे घरेलू परिपथ में, घरों में प्रत्यावर्ती धारा बहती है। अगर कोई कहीं प्लग है जिसमें आप स्विच फंसाते हैं ना, वहां अगर आपने उंगली लगा दी तो आप उंगली निकाल भी लेते हो, कारण जितनी देर ये धारा बहती है उतनी देर करंट लगता है। जैसे ही यहाँ ये बीच में गैप आता है, आपकी उंगली बाहर आ जाती है, आपका सिक्स्थ सेंस उंगली को बाहर कर देता है। तो घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिएगा, तो धारा 2 प्रकार की हुई, वह धारा जो दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है या रुक रुक कर बहती है उसे प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट AC कहते हैं। वह धारा जो लगातार प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उसे डायरेक्ट करंट DC कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को जब हम डिस्च धारा में बदलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को जब हम डिस्च धारा में बदलते हैं, उस क्रिया को डिस्चकरण, रेक्टिफिकेशन, डिस्चकरण कहते हैं, जो बाद में अध्ययन करने की चीज है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र क्या चीज है। तो हमने कोई आवेश, ध्यान दीजिएगा, आपको इतनी तो जनरल नॉलेज की चीज है, सामान्य ज्ञान की चीज है कि जो जिनके पास धनावेश होगा, धन आवेश स्वतंत्र होता है, ऋण आवेश परतंत्र होता है। आपके पास अगर पैसा है तो आप फ्री घूमेंगे, और आपने 10 लोगों से पैसे उधार लेके रखे हैं तो आप छुप छुप के रहेंगे। तो फ्री कौन हुआ? जिसके पास खुद पैसा है। और घूम छुपेगा कौन? जिसने उधार लिया होगा। तो ऋण आवेश कभी स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन धनावेश हमेशा स्वतंत्र होता है, और जो स्वतंत्र होगा वही विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, उसी का विद्युत क्षेत्र सर्वप्रथम बनेगा। तो किसी भी धनात्मक आवेश को आपने रखा, उसका जहां तक प्रभाव होगा, किसी भी आवेश का जहां तक प्रभाव होता है वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसा मेरा ये हाथ है,
ये हाथ का यहाँ तक प्रभाव, यहाँ तक की सारी वस्तुओं को मैं समेट सकता हूँ, खींच सकता हूँ, तो ये मेरे इस हाथ का क्षेत्र हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका और आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें आवेश कहाँ होता है? आवेश हमेशा केंद्र पर होता है। जैसे देश की राजधानी हमेशा बीच में बनाई जाती है, जो सब तरफ से बराबर दूरी पर हो, ऐसा नगर चुना जाता है, प्रायः ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जब बनता है तो विद्युत क्षेत्र में आवेश बीच में होता है और आजू बाजू विद्युत क्षेत्र। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र में आवेश केंद्र पर होता है, उससे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। जो केंद्र पर आवेश के नजदीक है उधर पर तीव्रता ज्यादा होगी और जो धीरे धीरे दूर होते जाते हैं वहां उसके प्रभाव कम होता जाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। अब समझिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या। मान लीजिए हमको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो हमने मान लिया कि इस बिंदु पर इकाई धन आवेश है, धन 1 कूलाम आवेश है। हमको जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अंदर जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगी उस पर हम इकाई धन आवेश मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये विद्युत क्षेत्र भी धन आवेशित है और यहाँ भी आपने धन आवेश मान लिया है। तो ये धन आवेश इस धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। आपको इतनी जानकारी है, अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये भी धन है, ये भी धन है, तो ये इसको भगाएगा। यानी कहने का मतलब ये वाला आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, कहने का मतलब ये वाला आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, मतलब ये आवेश यानी विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र इस पर जितना प्रतिकर्षण बल लगाएगा वो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। ये मैंने आपको समझाया, परिभाषा बोलूंगा तो कठिन हो जाती है। सुनिएगा, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो उस बिंदु पर इकाई धन आवेश, धन 1 आवेश मान लेते हैं और उस इकाई धन आवेश पर ये विद्युत क्षेत्र जितना प्रतिकर्षण बल लगाता है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। परिभाषा सुने आप, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, इसकी मैं परिभाषा बताता हूँ। विद्युत क्षेत्र द्वारा उस बिंदु पर उपस्थित इकाई धन आवेश पर, विद्युत क्षेत्र द्वारा उस बिंदु पर उपस्थित इकाई धन आवेश पर जितना प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब आ जाते हैं, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी। अब आप सुनिए, पहले जिनमें से धारा बह जाती है वो चालक, जिनमें से धारा प्रवाहित नहीं होती विद्युत धारा वो विद्युत के कुचालक, जिनमें से कम धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत के अर्धचालक। थोड़ा ध्यान देंगे आप, हर ऊष्मा के चालक अलग होते हैं, विद्युत के चालक, सुचालक, अर्धचालक अलग होते, ऊष्मा के अलग होते, सबके अलग अलग है ना। तो विद्युत जिसमें से प्रवाहित हो जाए, आवेश जिसमें से पूरा का पूरा प्रवाहित हो जाए वो सुचालक, जिसमें से आवेश या धारा प्रवाहित नहीं होती वो कुचालक, जैसे सूखी लकड़ी इनमें धारा नहीं बहती, प्लास्टिक। तीसरा अर्धचालक, जिनमें से कम धारा प्रवाहित होती है, जितनी भेजी जाए, जितना आवेश भेजा जाए उसमें से कम आवेश बहता हो वो अर्धचालक है। अर्धचालक के संबंध में थोड़ा जरा ज्यादा जानकारी होना चाहिए, कारण सेमीकंडक्टर कहते हैं इसको। ज्यादा जानकारी इसलिए होना चाहिए कि अर्धचालकों से संबंधित पूरा एक अध्याय है जो लगातार बड़ी कक्षाओं में बढ़ता जाता है और वो आज के समय में मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के नाम से जाना जाता है। डायोड, ट्रायोड, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये आधुनिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के ये सब उत्पाद हैं। तो
तो ध्यान रखिए, अपने को सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ी और जानकारी होनी चाहिए। अभी तो परिभाषा सुनी आपने, क्या? धारा बह जाती सुचालक, धारा नहीं बहती कुचालक, कम बहती अर्धचालक। आपको इस बात को समझना है, इतना बड़ा अर्धचालक है, 10 सेंटीमीटर का अर्धचालक है, तो उसके 8 सेंटीमीटर में धारा नहीं बहेगी, 2 सेंटीमीटर में बहेगी। कहने का मतलब अर्धचालक का ज्यादा भाग कुचालक होता है और कम भाग चालक होता है। तो जिसका ज्यादा भाग कुचालक और कम भाग चालक हो उसे अर्धचालक कहते हैं। ये इसकी सही परिभाषा है, जो आपको भविष्य में बहुत काम आएगी। ये परिभाषा काम नहीं आएगी कि धारा जिसमें कम बहती है उसको अर्धचालक कहते हैं। परिभाषा ये काम आएगी कि जिसका अधिक भाग कुचालक और कम भाग चालक हो उसे हम अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना? फिर इसको बाद में आप जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि अर्धचालक की चालकता कम होती है, यानी ज्यादा भाग कुचालक होता है, कम भाग चालक होता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ चीजें मिलाते हैं और उसकी चालकता बढ़ाते हैं। यानी हम ये कोशिश करते हैं कि जो कम चालक है वो ज्यादा हो जाए और जो ज्यादा कुचालक है वो कम हो जाए। वो बात के बड़ी कक्षाओं में पढ़ने की विधि है, अभी तो इतना ही बहुत है। तो अर्धचालक को ऐसा पढ़ना है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स आगे की कक्षाओं की मूल जानकारी है। आगे मॉडर्न फिजिक्स ही ज्यादा पढ़ी जाती है। और समझे आप, विद्युत विभव और विभवांतर, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे नदी में पानी, या पानी के बारे में सीधी सीधी बात करो, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, नीचे से ऊपर पानी नहीं जाता, ठीक है ना? वैसे ही आवेश या धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए हमको विभव बनना चाहिए। ये एक विद्युत क्षेत्र, विभव की परिभाषा थोड़ी कठिन है, ध्यान से समझना। ये एक विद्युत क्षेत्र है। हमने क्या किया, इकाई धन आवेश यानी धन एक आवेश को हमको अनंत से यानी बहुत दूर से इस विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाना है। हमको मान लीजिए इस बिंदु का विभव ज्ञात करना है। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु का यदि आपको विभव ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इकाई धन आवेश को अनंत यानी बहुत दूर से इधर तक लाना पड़ेगा। और यहाँ तक लाने में ये आवेश यहाँ से यहाँ तक तो सरलता से आ जाएगा, लेकिन जैसे ये विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इस विद्युत क्षेत्र के विरोध में काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी धन आवेशित है और आप भी धन आवेश को ही अंदर ला रहे हैं। तो धन इस धन पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी इसको रोकने का प्रयास करेगा और आप जबरदस्ती अंदर ले जा रहे हैं। यानी आप इस विद्युत क्षेत्र के विरोध में काम कर रहे हो। तो विरोध में जितना काम करोगे वो उस बिंदु का विभव कहलाएगा। यानी विभव एक प्रकार का कार्य होता है। ध्यान से समझिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बड़ी कक्षाओं में ये छोटी सी जानकारी आ जाती है कि विभव क्या है, बल, कार्य, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, किसी एक पर टिक करना रहता है। तो विभव या विभवांतर कार्य है। तो परिभाषा क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, सुनिएगा, इकाई धन आवेश को अनंत से, इकाई धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। ये क्षेत्र तो लाने नहीं देगा क्योंकि धन है, तो क्षेत्र के विरोध में जितना कार्य करेंगे वो इस बिंदु का विभव कहलाएगा। अब मान लीजिए यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य V1 है, यहां से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य V2 है। तो जो यहाँ का कार्य है वो इधर का विभव, जो यहाँ का कार्य है वो इधर का विभव। और किसी भी विद्युत क्षेत्र के 2 बिंदुओं के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1। V1 में से V2 को घटा दो या V2 में से V1 को घटा दो, ज्यादा में से कम को घटा दो, जो ज्यादा हो उसमें से कम वाले को घटा दो।
तो विभवांतर की परिभाषा हुई विभव धन अंतर। दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं और विभव और विभवांतर एक प्रकार के कार्य होते हैं। तो ये विभव विभवांतर चालक उचालक अर्धचालक हो गया। अब बंद परिपथ और खुला परिपथ और ओम का नियम भी समझना जरूरी है। ध्यान देंगे आप, अपने को ये बहुत सारी चीजें अभी पढ़ने को बाकी है। आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होता, ओम का नियम क्या है, ये इतनी चीजें और बाकी है। तो आप ध्यान दें कि आपको अवलोकन निरीक्षण परीक्षण बहुत ध्यान से करना है। आपको वीडियो में स्क्रीनशॉट खींचने की व्यवस्था नहीं है, तो आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद कॉपी में लिखना है। ध्यान दें आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखना ना भूलें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी लाइक और फॉलो करें। ध्यान दीजिए, अभी हम नींव के पत्थर तैयार कर रहे हैं। बिल्डिंग तो तैयार पहले करने से हम शुरू कर दिए थे, ध्यान आ गया कि नींव थोड़ी और मजबूत कर ली जाए, तो अपन अब न्यू मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मतलब वह चीज, उन चीजों का अध्ययन कर रहे हैं जिनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार।